वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा, यही हासिल करने का जज्बा फरीदाबाद को बनाता है भविष्य का शहर। वो सारी बातें दिख रही हैं फरीदाबाद में जो इसे बना सकती हैं फ्यूचर सिटी। लेकिन और क्या किया जा सकता है ताकि फरीदाबाद तरक्की की भाषा जल्द बोले और आगे बढ़ता जाए, यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया की अपनी इस खास सीरीज में। मेरे साथ हैं खास मेहमान हरियाणा के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपकी जो छवि है वो है एक यंग और वाइब्रेंट नेता की, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है फरीदाबाद हरियाणा के लिए कितनी अहमियत रखता है? देखिए, फरीदाबाद हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। गुड़गांव और मानेसर की अपनी जगह है, पर फरीदाबाद तब भी था जब गुड़गांव और मानेसर नहीं थे, और फरीदाबाद हमेशा रहने वाला है, चाहे एक औद्योगिक सेंटर के तौर पर, चाहे एक अनूठे कृषि के केंद्र के तौर पर, और चाहे एक अर्बन सेंटर के तौर पर। और उसके साथ साथ एक मिक्स जो है प्रोफेशनल्स, एजुकेशनिस्ट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर और लघु और बड़े उद्योग, इन सब का एक खूबसूरत मिश्रण फरीदाबाद है। शायद हरियाणा के सबसे पुराने शहर में इसकी गिनती होती है और सबसे बड़ा शहर भी है, लेकिन फरीदाबाद की पहचान हुई है इसके उद्योगों से। इसका जो पूरा औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर इसे देखा जाता रहा है। उद्योगों की अगर बात करें, 20,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स इस इलाके में हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप कॉमर्स और इंडस्ट्री पोर्टफोलियो भी संभाल रहे हैं, ऐसे में इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है फरीदाबाद की? पूरे हरियाणा के लिए फरीदाबाद की इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। फरीदाबाद औद्योगिक केंद्र बना कैसे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम था कि दिल्ली के बिल्कुल साथ में एक ऐसा औद्योगिक केंद्र आए जो दिल्ली और बाकी के उत्तरी भारत को सस्टेन कर सके। बहुत देर पहले फरीदाबाद में उद्योग लगा। अब वो ज़्यादातर उद्योग, बहुत सारा उद्योग नेशनल हाईवे 2 के दोनों तरफ भी है। समय की मांग ये थी कि एक और औद्योगिक केंद्र फरीदाबाद में बनाया जाए, जो वहाँ के लोगों की मांग भी रही। 1700 एकड़ भूमि का हमने अधिग्रहण एक्वायर कर चुके हैं, हम उसे डेवलपमेंट जारी है। अगले 3 से 5 महीने में उस 1700 एकड़ में हम इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप फरीदाबाद के नाम से अलॉट करेंगे, जो पिछले 3 दशक में एक बहुत बड़ी पहल हरियाणा सरकार की है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, और हमने ये निर्णय भी लिया है उद्योग विभाग में कि 50% प्लॉट्स हम फरीदाबाद के एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को देंगे, ताकि आज वो नॉन कन्फर्मिंग जोन में जहां आ गए हैं रेजिडेंशियल और दूसरे इलाकों में, वो जाकर अपना उद्योग एक्सपैंड करें और नॉन कन्फर्मिंग जोन से कन्फर्मिंग जोन में भी आ जाएं, ताकि और बेहतर सेंटर जो है IMT मानेसर या उद्योग विहार गुड़गांव से भी बेहतर हम फरीदाबाद को बना पाएं। यानी जाहिर तौर पर कंसंट्रेशन काफ़ी है इंडस्ट्रीज पर ही फरीदाबाद में आगे के आने वाले समय के लिए भी। स्वाभाविक तौर से देखिए, फरीदाबाद एक बहुत महत्वपूर्ण, दिल्ली के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्बन डेवलपमेंट सेंटर है। अगर आप दिल्ली के और चारों तरफ के प्रोफेशनल्स और जो नए लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्राकृतिक तौर से आते हैं, उनके रहने के निवास स्थान के तौर पे देखें, एक महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर है, एक महत्वपूर्ण कृषि, सब्जी, फल, फूल, उनका एक महत्वपूर्ण सेंटर उभर कर आ रहा है, और गेटवे भी है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, अगर मैं एक तरह से कहूँ। और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जैसे आ जाएगा, जो फरीदाबाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसी साल में वो चालू हो जाएगा। 8,000 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, तो एक और ज़्यादा कमर्शियल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पर फरीदाबाद और उभरेगा। तो इसमें आपने कहा कि आप लोग इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो बना क्रिएट कर रहे हैं, 1700 एकड़ ज़मीन आप लोगों ने एक्वायर की है, इन सब में किस तरह का एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, और इसमें आप किस तरह का रेवेन्यू जनरेट होते हुए देख रहे हैं इस इलाके के लिए? देखिए, 2200 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए के बीच में केवल इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में एक्विजिशन प्लस डेवलपमेंट कॉस्ट है। और लार्सन एंड ट्यूब्रो, जहाँ तक मुझे याद है, वो इस पूरे एरिया को HSIIDC जो है हरियाणा का इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उद्योग विभाग का, वो उसके साथ मिलकर इसे डेवलप कर रहा है। इसके साथ साथ 2-3 बड़ी प्रमुख बातें हैं जो फरीदाबाद की दशकों पुरानी मांग थी,
जो इसे एक बेहतर शहर बनाने में सामने आई हैं। बदरपुर फ्लाईओवर फरीदाबाद का जो एंट्री पॉइंट है दिल्ली से, ये 4 दशक से नहीं बन पाया। हमारी सरकार ने ये प्रयास किया, बदरपुर फ्लाईओवर 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा हो गया और आज दिल्ली से फरीदाबाद बनने का रास्ता अब स्मूथ है। अब अगला प्रश्न है कि फरीदाबाद शहर की एंट्री से और बॉर्डर पलवल तक, जहाँ तक हरियाणा का, जिसमें बल्लभगढ़, पृथला, सारे ये क्षेत्र आगे पलवल तक, ये कैसे बेहतर हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस नेशनल हाईवे 2 को 6 लेन करने के लिए हमारे अनुरोध पर 2000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अवार्ड किया है। 26 नए फ्लाईओवर केवल फरीदाबाद से पलवल के बीच में बनेंगे और 900 करोड़ रुपया हरियाणा क्षेत्र में खर्च होगा इस 2000 करोड़ की सड़क का। स्वाभाविक तौर से इतना बड़ा एक्सप्रेसवे जो 2014 के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगा, वो इस पूरे क्षेत्र को एक नई गति देगा। गुड़गांव से फरीदाबाद तक की सड़क जो 4 दशक से किसी ने नहीं बनाई, 800 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा की पहली बीओटी रोड 4 लेन, हमने उसका निर्माण पूरा कर लिया है। पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण भी कर दिया। उस पर ट्रैफिक इस समय चालू है। तो मानेसर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, एक इधर से कनेक्टिविटी और एक उधर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो है, एक उधर से कनेक्टिविटी। तो ना केवल ये एक पूरी रिंग रोड है दिल्ली के चारों तरफ, परंतु दोनों तरफ से फरीदाबाद को ही फायदा है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में फरीदाबाद में पीने का पानी, सीवरेज, उसके लिए 770 करोड़ रुपया अलॉट हमने किया। फरीदाबाद में मेट्रो की कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, उसके बगैर वाकई में ये एक बेहतर शहर नहीं बन सकता था। तो हमने 2500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया जिस पे काम चालू है। बदरपुर तक मेट्रो आ चुकी है, बदरपुर से YMCA चौक तक ये जाएगी, 2500 करोड़, जिसमें से 1500 करोड़ हरियाणा सरकार देगी और हम ये पैसा दे चुके हैं। उसको आगे बल्लभगढ़ तक ले जाने के लिए DPR तैयार करके हमने मंजूर कर दी है, अब उसे मेट्रो बनाएंगे। बल्लभगढ़ से पलवल तक हमने एक DPR बनाकर सरफेस या फिर आगरा कैनाल के बैंक के ऊपर एक राइट ऑफ वे ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है। जैसे हम मानेसर और गुड़गांव के बीच में करना चाहते हैं, ऐसे ही हम फरीदाबाद और पलवल के बीच में, बल्लभगढ़ और पलवल के बीच में करना चाहते हैं कि एक सरफेस ट्रांसपोर्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी दे दें और वो मेट्रो से कनेक्ट हो जाए। तो आप कहीं भी जाएं तो आपको पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये 2-3 नई चीज़ें हैं जो फरीदाबाद के लिए अंदर हम लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर शायद सभी इंग्रेडिएंट्स में एक बहुत ज़रूरी ऐसी बात है जो इस शहर को आगे टॉप स्पीड पर ले जा सकती है। और क्या क्या तैयारी है हरियाणा सरकार की, हम जानेंगे मंत्री जी से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की। क्या चुनौतियां हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला जी, आपसे समझना चाहेंगे, हमने बात की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप लोग कर रहे हैं इसे आगे ले जाने के लिए, लेकिन ये बताइए कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती क्या है फरीदाबाद के सामने? फरीदाबाद में 4 तरह की चुनौतियाँ मुझे नज़र आती हैं। सबसे पहले, फरीदाबाद एक इम्पॉर्टेंट रेजिडेंशियल टाउन के तौर पे उभर रहा है। 1800 एकड़ ज़मीन है जो इस समय प्राइवेट डेवलपर्स रेजिडेंशियल एरियाज़ के तौर पे डेवलप कर रहे हैं। 600 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसको हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप कर रही है। 2400 एकड़ ज़मीन का मतलब है 3500 करोड़ रुपए की करीब की इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर। जब आप इस तरह की डेवलपमेंट देखेंगे, नेचुरली पानी, सीवरेज, सड़क, बिजली, ये चारों चीज़ें आपको एक्सटेंसिवली प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इन 2400 एकड़ के अलावा 1700 एकड़ इंडस्ट्री लेकर हम आ रहे हैं। तो आप 4200 एकड़, 4500-5000 एकड़ की डेवलपमेंट
आप देख रहे हैं नई जो फरीदाबाद में अगले 5-6 साल में आएगी। तो 800 करोड़ रुपया अगर मैं JNURM में खर्च रहा हूं पीने के पानी और सीवरेज और सड़क पर शायद, तो वो बहुत कम है। तो मेरी सबसे बड़ी चुनौती परफेक्ट एमिनिटीज़ फरीदाबाद को देना है, और उसका नेचुरल एडवांटेज फरीदाबाद को ये है कि यमुना यहाँ पर है और नेचुरल ड्रेनेज फैसिलिटी स्लोप की इस सिटी को अवेलेबल हैं, जो शायद गुड़गांवा को एडवांटेज नहीं है। बहुत जगह सीवेज हमें लिफ्ट करना पड़ेगा। चंडीगढ़ है, फरीदाबाद है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो नदियों पर स्लोप के ऊपर बसे हैं कि नेचुरल वहाँ पर है। चैलेंज है कि हम अपना सारा जो सीवेज है उसको साफ करके डालें, बट नेचुरल डिस्पोजल अवेलेबल है और अंडरग्राउंड वाटर बहुत मीठा फरीदाबाद में है। ये कुछ एडवांटेज हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बुनियादी ज़रूरतों की बात कर रहे हैं, जो शायद एक शहर को बनाने में बहुत ही बेसिक रोल अदा करती हैं, पर ध्यान नहीं जाता है। और ये बुनियादी ज़रूरतें बहुत बड़ी होती हैं, एक शहर को बनाने या बिगाड़ने में रोल रखती हैं। इस पे आप किस तरह के खर्चे की उम्मीद कर रहे हैं? और आपने कहा कि जो एलोकेशन है सेंट्रल फंडिंग के ज़रिए, वो भी शायद उतनी सफिशिएंट नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जहां EDC का कुछ पैसा तो इन सारी डेवलपमेंट्स में सरकार के पास आएगा, तो वहां से हम डेवलप करेंगे। एक है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्लान की किसी भी सिटी के लिए। फरीदाबाद की सबसे बड़ी समस्या मुझे क्या लगती है एज एडमिनिस्ट्रेशन, जो पानी यमुना के माध्यम से मेरे पास आज आता है दिल्ली से होकर, वो 39 से 42 BOD पर आता है। भारत सरकार के और इंटरनेशनल नॉर्म 1.6 BOD है। उस पानी वो इतना काला और इतना ज़्यादा दूषित है सीवेज और दूसरी चीज़ों से, दिल्ली से आने वाला पानी, कि उसमें ना कोई ऑर्गेनिज्म जी नहीं सकता। मैं उसे कैसे इस्तेमाल करूं पानी साफ़ करने के लिए, पीने के लिए, खेती करने के लिए, दूसरे कामों के लिए। दिल्ली सरकार ये कहती है कि वो 70% सीवेज दिल्ली का आज भी दिल्ली के लोग ट्रीट नहीं करते, वो फेंक देते हैं और उसे फरीदाबाद और पलवल के लोग लेने पर मजबूर हैं। ये अपने आप में एक चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, हमने राज्यों की मीटिंग में ये मामला उठाया है। दूसरी चुनौती है कि जो फरीदाबाद का सीवेज डिस्पोजल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ड्रिंकिंग वाटर है, उसका हम प्रॉपर इंतज़ाम करें। अगले समय में फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने लगभग 1000 करोड़ रुपया इन बातों के लिए अगले 4 से 5 साल के लिए एलोकेट रखा है। रोड एक्सपेंशन एक और चुनौती है। कुछ सड़कों की मैंने आपसे चर्चा की, पर अंदर की जो कनेक्टिविटी वाली सड़कें हैं उनको भी हमें बेहतर बनाना है, ये एक और चुनौती है। इस पर काफ़ी खर्चा आएगा। एक 2020-22 तक की डेवलपमेंटल प्लान हमने फरीदाबाद की तैयार की है, जिसमें खेती करने वाला किसान, फरीदाबाद का मूल नागरिक और वो लोग जो फरीदाबाद में आकर एक बेहतर ज़िंदगी जीने की कल्पना करते हैं, हमें उन सब स्टेक होल्डर्स की मदद इसमें चाहिए। आप बहुत सारी बुनियादी बातों की बात कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है फरीदाबाद को, लेकिन पावर भी एक बड़ी समस्या है इस इलाके के लिए। इंडस्ट्रीज़ हैं इतनी सारी, उनसे बात करें, पावर का रोना रोएंगे। फरीदाबाद में रहने वाले भी बिजली का रोना रोएंगे। तो बिजली, इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं और किया जा सकता है जो नहीं हो पा रहा है? हरियाणा के बारे में खूबसूरत बात यह है कि 66 में हरियाणा बना 1 नवंबर को। 2005 तक हरियाणा ने केवल 1600 मेगावाट बिजली हरियाणा के अंदर बनाई। बाकी हमारे डिफरेंट स्टेक्स हैं और कुल मिला के लगभग ऑन ए गिवन डे 4000 मेगावाट हरियाणा में बिजली है। हम 6000 मेगावाट बिजली के और पिछले 5 साल में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट या कर लिए या कर रहे हैं, और ये बिजली जो 2013 के आखिर तक आ जाएगी, हमें पूर्णतः स्वावलंबी बना देगी बिजली के मामले में। हम उद्योग को, हम कमर्शियल एरियाज़ को, रेजिडेंशियल एरियाज़ को, किसान को संपूर्ण बिजली दे पाएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि हमारा एक प्लांट 600 मेगावाट का यमुनानगर का काम करना उसने शुरू कर दिया है। 1200 मेगावाट का राजीव गांधी प्लांट ने हिसार में काम शुरू कर दिया है। 1500 मेगावाट के प्लांट ने झज्जर में काम शुरू कर दिया है। एक और प्लांट 1300 मेगावाट का इस साल में आ जाएगा, और 1400 मेगावाट बिजली हमें मुद्रा से आएगी और 800 मेगावाट बिजली हमें उड़ीसा से आ रही है। ये सब टाइड अप बिजली हैं जिनकी 2014 तक की तिथि निश्चित हैं। तो मुझे लगता नहीं कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में पीछे हैं। बिजली में हम स्वावलंबी हो जाएंगे।
साफ है कि फरीदाबाद में हम देख रहे हैं ना केवल बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनते हुए, बल्कि सरकार की सोच बुनियादी जरूरतों की तरफ भी है। सड़क, बिजली, पानी, ये है सरकार के एजेंडा में, और क्योंकि इन सब पर इतनी तेजी से काम हो रहा है, इसीलिए शायद फरीदाबाद बनता है भविष्य का शहर भी। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर रणदीप सिंह सुरजेवाला से हमारी ये बातचीत जारी रहने वाली है। हम अभी हाजिर हो रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर। वेलकम बैक। फरीदाबाद कैसे बन सकता है भविष्य का शहर, यही समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं हम फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया के अपने इस खास सीरीज में। मेरे साथ हैं हरियाणा के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर रणदीप सिंह सुरजेवाला। सर, हरियाणा इंडस्ट्रियल टाउनशिप की वजह से जाना जाता है। जहां इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर कहीं ना कहीं लेबर से जुड़ी समस्याओं से भी वो इलाका ग्रस्त होता है। जिस तरह के लेबर लॉज अभी मौजूद हैं हरियाणा में, क्या ये काफी ठीक हैं या इनमें कुछ समय के साथ बदलाव लाने की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, पूरे मुल्क में 43 ऐसे लेबर लॉज हैं, नेशनल लेबर लॉज जिसे हम कहते हैं, जो भिन्न भिन्न तरीके से इंडस्ट्री को गवर्न करते हैं। मुझे लगता है कि ज़रूरत है पूरे देश में, और प्रधानमंत्री जी ने इसमें पहल भी की है, इन सारे लॉज को बदलते माहौल, बदलती सदी, इंडस्ट्री के बदलते तरीके, लेबर की बदलती समस्याएं और पूरे बदलते वातावरण में दोबारा उन पर पुनर्विचार करने की, ताकि मजदूर का शोषण ना हो, पर उद्योग को भी स्वतंत्रता और आज़ादी मिले ग्रो करने की, और मजदूर को एक स्टेक होल्डर बनाकर आगे बढ़ने की। इंडस्ट्रीज हमेशा से ही इंडस्ट्रीज को जोड़ा गया फरीदाबाद से, फरीदाबाद को जोड़ा गया इंडस्ट्रीज से, लेकिन इंडस्ट्रीज के आगे क्या क्या आपने सोचा है? कोई एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र आप देख रहे हैं फरीदाबाद में जो शायद इसको एक नई पहचान दे सके? नई पहचान नहीं तो एक शुरुआत की जाए उस सेक्टर में, ताकि उसको वो एक नयापन लाए, यहाँ की ग्रोथ इंजन को एक नई जान फूंक सके। देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद केवल औद्योगिक केंद्र तो है, तो रहेगा, उसमें कोई दो राय उसमें नहीं। पर उसके साथ साथ मैंने जैसे कहा, फरीदाबाद अगले 5 से 10 वर्ष में दिल्ली के चारों तरफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आप ये पाएंगे शायद गुड़गांव से भी बड़ा एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल अर्बन सेंटर बनकर उभरेगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट ने भी एक वहाँ अभी खोला है, गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सिटी खोली है, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, तो एक एजुकेशन का हब, एक कमर्शियल सेंटर, एक रेजिडेंशियल सेंटर और एक मेडिकल हब भी फरीदाबाद बन के उभर रहा है, जो अपने आप में किसी शहर को प्रोपेल करके आगे ले जाने के लिए, बहुत तीव्र गति से उसको आगे बढ़ाने में बहुत लाभदायक। इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं हरियाणा के क्षेत्र में, वो ज़्यादातर उसका 50% हिस्सा केवल रियल एस्टेट में हुआ, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके गुड़गांव और फरीदाबाद में देखी है। तो आपको लगता है रियल एस्टेट इस क्षेत्र के लिए एक ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है? रियल एस्टेट हरियाणा के लिए स्वाभाविक तौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो दिल्ली के चारों तरफ इस प्रकार से है। पर मैंने जैसा बताया, आईएमटी फरीदाबाद जब 1700 एकड़ अगले 6 से 8 महीने में सब उद्योग यहाँ पर लग जाएगा, ये प्लॉट्स अलॉटमेंट होने के बाद। इसी प्रकार से बावल में एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर दूसरी तरफ हम लेकर आ रहे हैं, रोज़ का मेयो में हम एक और लेकर आ रहे हैं। तो आप ये पाएंगे कि चारों तरफ के इलाके में औद्योगिक केंद्र, कमर्शियल सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ये पूरा फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक, ये पूरी बेल्ट जो है ये इस प्रकार से कनेक्टेड बेल्ट बनकर उभरेगी। आखिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप इस बात पे कितना बिलीव करते हैं कि फरीदाबाद बन सकता है फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया, और क्यों? फरीदाबाद आज भी हरियाणा के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण शहर है, और देश की प्रगति में आज से नहीं, पंडित जी के समय से महत्वपूर्ण रहा है। फरीदाबाद देश का सबसे खूबसूरत शहर बनेगा, इसलिए कि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल सेंटर आज है, एक कमर्शियल सेंटर के रूप में उभर रहा है, एक रेजिडेंशियल अर्बन सेंटर बनेगा,
और एक मेडिकल और एजुकेशन का हब भी बन रहा है। और आप ये पाएंगे कि अगले 5 साल में ये संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, वो आपको नजर आएगा जमीन पर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन की लहर जो गुजर रही है फरीदाबाद से और इसे बनाएगी भविष्य का शहर।